हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे इकोलॉजी या पारिस्थिति। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा पारिस्थिति या इकोलॉजी। सबसे पहले इसका अर्थ और परिभाषा की बातचीत करेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिकी, जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, ये हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये हमारे क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव मतलब ऑर्गेनिज्म और उसके पर्यावरण, जीव और उसके पर्यावरण के बीच में पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें और जीव और उसके पर्यावरण के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अंदर। बात करें पारस्परिक प्रभाव की, तो पर्यावरण के विभिन्न कारक जैसे हमारे तापमान, वर्षा, मिट्टी, इनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है और बदले में जीवों की क्रियाओं का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे, पर्यावरण के विभिन्न कारक जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, इनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है, बदले में जीवों की क्रियाओं का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। और इसी अंतर संबंध का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करें पारिस्थितिकी का, हमारे ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे। सबसे पहले शब्द का प्रयोग की बात करें तो इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग प्रयोग हमारे रिटर ने किया था। किसने? रिटर ने हमारे इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। परिभाषा की बात करें तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। किसने? अर्नेस्ट हेकल ने। तो आप इसे याद रखेंगे, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था और उन्होंने बताया था कि ये जीव और बाहरी कारकों के बीच, क्या जीव और बाहरी कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या पारिस्थितिकी? क्या हमारे जीव और बाहरी कारकों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। भारत में पारिस्थितिकी की बात करें तो भारत में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। आप इसे याद रखेंगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्र को हमारे इकोलॉजी के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय जाता है और उन्हें हमारे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। इसे रामदेव मिश्र को। बात करें पारिस्थितिक पदानुक्रम की, तो इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो पारिस्थितिकी में अध्ययन के स्तर को आकार और जटिलता के बढ़ते क्रम में देखें। किस क्रम में देखें? आकार और जटिलता के बढ़ते क्रम में देखें तो किस तरह से देखा जा सकता है? सबसे छोटा होता है हमारे जीव, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल। उससे बड़ी होती है हमारी समष्टि, जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। उससे बड़ी होती है हमारी क्या? समुदाय, जिसे कम्युनिटी कहते हैं। उससे बड़ा हमारा पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम होता है। उससे बड़ा हमारा क्या होता है? बायोम होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है? जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर होता है। इस तरह हमने आकार और जटिलता के क्रम में देखा पारिस्थितिकी को। तो सबसे छोटा तो हमारा जीव होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा जैव मंडल होता है। कि जैसे जैसे हम जीव से जैव मंडल की ओर बढ़ते हैं, आकार और जटिलता बढ़ती जाती है। बात करें पारिस्थितिकी की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? जीव। जीव से कहते हैं इंडिविजुअल। जीव क्या होता है? पारिस्थितिकी के अध्ययन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है। जीव क्या होता है? पारिस्थितिकी के अध्ययन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है। ये आकार में छोटा या बड़ा, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। ये आकार में क्या? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। प्रत्येक जीव का अपना एक निश्चित जीवन चक्र होता है। प्रत्येक जीव का क्या होता है? एक निश्चित जीवन चक्र होता है। बात करें हमारे समष्टि या पॉपुलेशन की, बात करें पॉपुलेशन किसे कहते हैं, परिभाषा की, तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक प्रजाति या किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति मतलब सेम स्पीसीज के जीवों की कुल संख्या को, सेम स्पीसीज या एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को समष्टि या पॉपुलेशन कहा जाता है। फिर बात करें स्व पारिस्थितिकी या ऑटेकोलॉजी की बात करें, ऑटेकोलॉजी की बात करें तो जब किसी एक प्रजाति या प्रजाति विशेष के किसी एक सदस्य का, या जब किसी एक प्रजाति या प्रजाति विशेष के किसी एक सदस्य का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। स्वपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जब किसी एक प्रजाति या प्रजाति विशेष के किसी एक सदस्य का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। फिर सिस्टर पॉपुलेशन की बात करें, वो क्या होती है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को, या भिन्न भिन्न या अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों के सदस्यों को, एक ही जाति के जीवों के समूह है, उनको आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। दो स्थानीय जनसंख्याएं एकाकी मतलब सोलिटरी सदस्यों के द्वारा परस्पर संबंधित रह सकती है। तो दो स्थानीय जनसंख्याएं क्या करती? एकाकी सदस्यों के द्वारा परस्पर संबंधित रह सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। ये तो हमने जनसंख्या की बात कर ली, मतलब समष्टि की बात कर ली। फिर आती है हमारी कौन सी? प्रजाति मतलब स्पीसीज।
प्रजाति की बात करें तो जीवों का एक ऐसा समूह जिसकी शारीरिक संरचना, व्यवहार और आनुवंशिक बनावट मतलब जेनेटिक बनावट एक जैसी, उसे प्रजाति कहते हैं। तो जीवों का एक ऐसा समूह जिसकी शारीरिक संरचना, व्यवहार और आनुवंशिक बनावट या जेनेटिक बनावट एक जैसी होती है, उसे हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, प्रजाति के सदस्य परस्पर प्रजनन करके, प्रजाति के सदस्य क्या करते हैं? परस्पर प्रजनन करके अपने जैसी जनन सम में क्या फर्टाइल संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये क्या करते हैं? परस्पर जनन प्रजनन मतलब इंटरब्रीडिंग करके अपने जैसी जननक्षम मतलब फर्टाइल संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। बात करें हमारे प्रमुख स्थानिक प्रजातियों की, किसकी प्रमुख स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी होती है, मतलब एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो हमारी स्थानिक प्रजातियां क्या होती है? स्थानिक प्रजातियां वे होती है जो पूरी दुनिया में केवल किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, उसे प्रमुख स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे विश्व की स्थानिक प्रजातियों की बात करें तो वो कौन कौन सी? जैसे हमारा हैस्ट टोकोइका किवी या हैश टोकोइका किवी की बात करते हैं। ये हमारे प्रजाति है जो सिर्फ कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जैसे लिमर है, ये हमारे मेडागास्कर में पाया जाता है। गैलापागोस टोर्टोइजन, ये गैलापागोस द्वीप समूह में पाया जाता है। ये फॉर्मोसन रॉक मकाऊ है, ये हमारे ताइवान में पाया जाता है। ये हमारी प्रजाति का नाम है। सेंटा क्रूज कंगारू रेड, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो ये विश्व की स्थानिक प्रजाति है जो केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की बात करें, भारत की कौन सी स्थानिक प्रजातियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे नीलगिरी ताहर, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। लॉयन टेल्ड मकाओ मतलब शेर की पूंछ वाला मकाओ, ये हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है। मालाबार सीबेट, हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पर्पल फ्रॉग मतलब बैंगनी मेंढक, ये हमारे पश्चिमी घाट में। नीलगिरी ब्लू रिबन, ये हमारे क्या नीलगिरी की पहाड़ियों में। कश्मीरी स्टेग जिसे हम गुल कहते हैं, ये दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो 10 गांवों का एक समूह है जिसको हटा करके हमारी ये दक्षिग्राम जो नेशनल अभ्यारण्य बनाया गया था। बात करें हमारे क्या अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग, अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग ये हमारे कहाँ पाया जाता है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में, तो पश्चिमी घाट में। एशियाटिक लॉयन, ये हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। पिग्मी हॉग, ये हमारे असम के अंदर। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, तो नामदफा उड़न गिलेरी की बात कर रहे हैं, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। संघाई डियर, ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो हमारे लोकटक झील के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, जिसे हमारे क्या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। साथ ही साथ हमारे क्या जो हमारे रामसर सूची के अंदर भी शामिल है लोकटक झील। टाइगर टोड, टाइगर टोड हमारे अम्बोली महाराष्ट्र में। हार्ड ग्राउंडेड स्वैम्प डियर जो भारत सिंह है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कौन सा? हमारे हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, ये भारत सिंह है, ये हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है जो मध्य प्रदेश में। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने स्थानिक प्रजातियों के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे कुंजशिला प्रजातियों के बारे में। किसके? कुंजशिला प्रजाति है की स्टोन स्पीसीज की बात करें ये होती क्या है? ये किसी पारिस्थितिक तंत्र की वे प्रजातियां होती है। ये क्या? किसी पारिस्थितिक तंत्र की वो प्रजातियां होती है जिनकी कुल संख्या और जैव भाव क्या? जिनकी कुल संख्या और जैव भार मतलब बायोमास समुदाय में बहुत कम होता है। जो समुदाय होता है उसमें उनकी संख्या और जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन उस समुदाय की संरचना अस्तित्व पर क्या? उनकी समुदाय की संरचना और अस्तित्व पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। तो वो हमारी प्रजाति कहलाती है कुंजशिला प्रजाति, जिसे की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से कीस्टोन प्रजाति को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा तंत्र नष्ट या बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। आपसे याद रखेंगे कि पूरा पूरा तंत्र क्या है? तो प्रभावित हो सकता है या नष्ट भी हो सकता है। किसकी वजह से? कीस्टोन स्पीसीज की वजह से। जैसे बात करें कीस्टोन प्रजातियां कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हमारे शेर या बाघ। तो जंगलों में यह शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित रखता है। कौन? शेर या बाघ। फिर कंगारू चूहे की बात करें तो रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है कंगारू चूहा। फिर अंजीर की बात करें जिसे फिज कहते हैं। तो बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यह कई जीवों के भोजन का मुख्य स्रोत है, अंजीर या फिज। इस समुद्री उद्बिलाव जिसे सी ओटर कहते हैं, तो इस समुद्री अर्चिन को खा करके क्या? समुद्री अर्चिन को खा करके जो कैल्पन है उसको नष्ट होने से बचाता है। कौन? समुद्री उद्बिलाव जिसे सी ओटर कहते हैं। बात करें हमारा भेड़िया, भेड़िया क्या करता है? अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये वहाँ की कीस्टोन प्रजाति। कौन सा? भेड़िया। मधुमक्खियों की बात करें तो परागण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? मधुमक्खी या बीज। अफ्रीकन हाथी की बात करें तो सवाना घास के मैदानों में पेड़ों को उजाड़ कर सवाना घास के मैदानों में पेड़ों को उखाड़ करके घास के मैदानों को जंगल बनने से रोकते हैं। ये घास के जो मैदान है उनको जंगल बनने से रोकने का काम करते हैं अफ्रीकन हाथी। बीवर की बात करते हैं, चित्र में आप बीवर को देख सकते हैं। ये हमारे एक बीवर है और ये दूसरा बीवर है। ये क्या करते हैं? नदियों पर बांध बना करके जल के प्रवाह को रोकते हैं और नए नए वेटलैंड्स का निर्माण करते हैं।
तो इस तरह की क्या लकड़ियों को इकट्ठा करके एक हमारे क्या घोंसले का निर्माण करते हैं, जो हमारे क्या एक तरह का बांध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हमारी कौन सी प्रजातियां हैं? ये हमारी क्या कीस्टोन प्रजातियां हैं। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी में प्रजातियों के प्रकार। पारिस्थितिकी में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, तो टाइप ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे। तो विभिन्न प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में, तो विभिन्न प्रजातियां हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग भूमिका निभाती है और इन्हें इनकी विशेषताओं के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे एक होती है हमारी क्रांतिक योजी प्रजाति, जिसे की स्टोन स्पीसीज, ये म्यूचुअलिस्ट कहते हैं, म्यूचुअलिस्ट कहते हैं। बात करें इसकी परिभाषा की, तो ऐसी प्रजाति जिसका किसी अन्य प्रजाति के साथ बहुत गहरा और आवश्यक संबंध होता है। तो ऐसी प्रजाति जिसका क्या है, किसी अन्य प्रजाति के साथ बहुत गहरा और आवश्यक संबंध होता है, और ये प्रजाति क्या दूसरी जाति के जीवित रहने या उसके अति आवश्यक क्रियाकलापों में सहयोग देती है। ये हमारी क्रांतिक योजी प्रजाति कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रांतिक योजी प्रजाति कहलाती है। जैसे जैसे कि हमारा माइकोराइजा, जैसे कि हमारे क्या माइकोराइजा, माइकोराइजा की बात करें तो हमारे कवक मतलब फंजाई और उच्च वर्गीय पौधे जैसे हमारा चीड़ या पाइन, इनकी जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। तो कवक और उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं, जैसे हमारा चीड़ या पाइन, इनकी जड़ों के बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। कवक क्या करता है? पौधों को मिट्टी से जल और पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। कवक क्या करता है? पौधों को मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। बदले में पौधा क्या करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है, जैसे हमारा माइकोराइजा। दूसरी प्रजाति हमारी आती है छत्रक प्रजाति, जिसे अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। क्या अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं? छत्रक प्रजाति। बात करें क्या होती है, तो एक ऐसी प्रजातियां होती है जिनका भौगोलिक निवास क्षेत्र बहुत ही विशाल या व्यापक होता है। इनका भौगोलिक निवास क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही विशाल या व्यापक होता है। बात करें इनके महत्व की, तो संरक्षण संबंधी निर्णय लेने के लिए, इसके लिए संरक्षण संबंधी निर्णय लेने के लिए इन प्रजातियों को चुना जाता है। यदि हम केवल इस एक छत्रक प्रजाति के पूरे निवास स्थान को सुरक्षित कर ले, या यदि हम केवल इस एक छत्रक प्रजाति के पूरे निवास को सुरक्षित कर ले, तो उस क्षेत्र में रहने वाली अन्य सभी छोटी बड़ी प्रजातियों को स्वचालित रूप से ही सुरक्षा मिल जाएगी। ये हमारी कहलाती है अम्ब्रेला स्पीसीज या छत्रक प्रजाति। जैसे बाघ, जैसे कि बाघ संरक्षण किया जाता है, तो बाघ के लिए यह विशाल जंगल बनाया जाता है। क्या बाघ के लिए जब विशाल जंगल बनाया जाता है, तो उस जंगल के हिरण, पक्षी, पेड़ पौधे सब अपने आप ही बच जाते हैं। तो बाघ को बचा लो, जंगल बच जाएगा। फिर आती है हमारी कौन सी तीसरी प्रजाति आती है? फ्लैगशिप प्रजाति। कौन सी फ्लैगशिप प्रजाति की बात करें, जैसे इस परिभाषा की बात करें, तो ये एक ऐसे आकर्षक और प्रसिद्ध प्रजाति है। फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है? एक ऐसी आकर्षक या फिर प्रसिद्ध प्रजाति है जिसे किसी पर्यावरण संरक्षण अभियान का प्रतिनिधि या ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है। कि हमारे क्या किसी पर्यावरण संरक्षण अभियान का प्रतिनिधि मतलब ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है, उसे फ्लैगशिप प्रजाति कहते हैं। बात करें ऐसा क्यों किया जाता है, उद्देश्य की बात करें, तो इन प्रजातियों को उनकी विशिष्टता और सुभेद्यता के कारण चुना जाता है। जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की क्या उनकी विशिष्टता और सुभेद्यता, जो उनकी संकटग्रस्त स्थिति होती है, इसकी वजह से इनको चुना जाता है, ताकि बड़े पैमाने पर आम जनता का जो भावनात्मक समर्थन, जागरूकता और संरक्षण के लिए जो धन है, ये जुटाया जा सके। इसीलिए हमारे क्या फ्लैगशिप प्रजातियां चुनी जाती हैं। जैसे जैसे कि WWF का पांडा है, जायंट पांडा, भारत में बाघ है या हाथी है, इनको हम फ्लैगशिप प्रजातियां कह सकते हैं। फिर आती है इंडिकेटर स्पीसीज, मतलब संकेतक प्रजातियां। कौन सी आती है? संकेतक प्रजातियां। इंडिकेटर स्पीसीज की बात करें तो ये क्या होती है, तो ये एक ऐसी जैविक प्रजाति है, ये क्या एक ऐसी जैविक प्रजाति है जिसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति पर्यावरण की समग्र गुणवत्ता या किसी विशेष विशेषता को दिखाती है। बात करें संकेतक प्रजाति क्या होती है, यह एक ऐसी जैविक प्रजाति है जिसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति पर्यावरण की समग्र गुणवत्ता या किसी विशेष विशेषता को दिखाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीसीज या संकेतक प्रजाति कहेंगे। बात करें महत्व की, तो ये प्रजातियां क्या पर्यावरण में होने वाले किसी भी बदलाव जैसे प्रदूषण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। तो ये प्रजातियां क्या पर्यावरण में होने वाले किसी भी बदलाव जैसे प्रदूषण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लाइकेन, जैसे हमारे क्या संकेतक प्रजाति में उदाहरण आता है, जैसे लाइकेन। ये हमारी क्या करती है? लाइकेन ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। खासकर किसके प्रति? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता है, वहाँ लाइकेन मर जाते हैं या फिर वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं, आपसे याद रखिए। फिर आती है मेरे कौन सी फाउंडेशन प्रजाति। कौन सी प्रजाति? फाउंडेशन प्रजाति की बात करें फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है, परिभाषा की, तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक बहुत ही प्रमुख प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर या एक ऐसी प्रजाति होती है। क्या पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर या एक ऐसी प्रजाति होती है
तो संख्या में बहुतायत में होती है। जो क्या होती है? संख्या में बहुतायत में होती है और इनका प्रभाव दोनों के मामलों में पूरे पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखती है। तो आप इसे याद रखेंगे, फाउंडेशन प्रजाति किससे कहते हैं? तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक बहुत ही प्रमुख प्राथमिक उत्पादक या एक ऐसी प्रजाति है जो संख्या और प्रभाव दोनों के मामले में, किसके मामले में? संख्या और प्रभाव दोनों के मामलों में पूरे पारिस्थितिक तंत्र की नींव मतलब फाउंडेशन रखती है। उदाहरण के लिए देखें तो समुद्र के केल्प वन होते हैं। इसमें केल्प एक बहुत ही विशाल समुद्री घास होती है। केल्प वन में क्या होता है? केल्प नामक एक विशाल समुद्री घास होती है। समुद्रों में हमारे प्रवाल भित्तियां होती है, कोरल रीफ्स होते हैं। इनका निर्माण करने वाला कोरल जो मूंगा होता है, ये हमारी फाउंडेशन प्रजातियां कहलाती है। फिर बात करें कम्युनिटी या समुदाय की। समुदाय की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है? तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, क्या किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों, जैसे हमारे पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, इनका समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों, जैसे कि हमारे पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, इनका समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। समुदाय की सभी प्रजातियां भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए, क्या समुदाय की सभी प्रजातियों, जैसे हमारे प्रजातियां क्या करती है? भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित और अंतर संबंधित होती है। आप इसे याद रखें। बात करें इसके अंदर आते हैं समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी की बात करें, सिनेकोलॉजी की बात करें, तो पूरे समुदाय और उनके पर्यावरण के बीच में, क्या पूरे समुदाय और उनके पर्यावरण के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। पूरे समुदाय और उनके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसका गुण क्या है? तो एक समुदाय में जाति विभिन्नता, प्रभाविता और स्त्रीकरण जैसे गुण पाए जाते हैं। एक समुदाय में क्या? जाति विभिन्नता, प्रभाविता और स्त्रीकरण जैसे गुण पाए जाते हैं। जाति विविधता मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रभावित मतलब डोमिनेंस और स्त्रीकरण मतलब स्ट्रेटिफिकेशन। तो ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो हमने समुदाय के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक अनुक्रमण। क्या पारिस्थितिक अनुक्रमण मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो ये क्या होता है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र के जीव समुदाय में, क्या किसी भौगोलिक क्षेत्र के जीव समुदाय में समय के साथ होने वाले क्रमिक और पूर्व अनुमानित प्रिडिक्टेबल जो बदलाव होते हैं उन्हें अनुक्रमण कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के जीव समुदाय में समय के साथ होने वाले क्रमिक और पूर्व अनुमानित जो बदलाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। प्रक्रिया की बात करें तो पर्यावरण में बदलाव कुछ प्रजातियों के अनुकूल होते हैं। क्या पर्यावरण में बदलाव क्या? कुछ प्रजातियों के अनुकूल होते हैं और कुछ के प्रतिकूल। तो ये बदलाव क्या है? कुछ तो प्रजातियों के अनुकूल होते हैं और कुछ के प्रतिकूल होते हैं। और इस प्रक्रिया में एक पुरानी प्रजाति को हटा करके, क्या इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक पुरानी प्रजाति को हटाकर उसकी जगह नई प्रजाति स्थापित की जाती है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे स्थिर चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राप्त या स्थापित ना हो जाए, तब तक ये क्रम चलता रहता है। बात करें अनुक्रमण के चरण मतलब स्टेजेस की बात करें, सबसे पहले क्या आता है? पुरोगामी समुदाय आता है, मतलब पायनियर कम्युनिटी। शुरुआती चरण में हमारे क्या होता है? पुरोगामी समुदाय आता है। फिर संक्रमणकालीन क्रमक समुदाय आता है। क्या संक्रमणकालीन क्रमक समुदाय आता है? फिर लास्ट में हमारे क्या? चरम समुदाय आता है। तो इस तरह अनुक्रमण के चरण होते हैं। बात करें प्रकार की, तो अनुक्रमण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार आता है प्राथमिक अनुक्रमण। पहला प्रकार क्या आता है? प्राथमिक अनुक्रमण की बात करें। बात करें कहाँ होता है प्राथमिक अनुक्रमण, तो यह बिल्कुल नए और नग्न क्षेत्र से शुरू होता है जहाँ कोई भी पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं पाई जाती। तो बिल्कुल नए और नग्न क्षेत्र से शुरू होता है जहाँ पहले कभी कोई जीव नहीं रहा हो, जिसे में नया ठंडा हुआ ज्वालामुखी लावा है, नई नई चट्टाने हैं या नई रेत के टीले हैं, नया बना हुआ कोई तालाब है जहाँ पे कोई भी जीव नहीं रहता है, यहाँ वहां से शुरू होता है। बात करें इसकी विशेषता की, तो यहाँ मिट्टी नहीं होती, इसलिए पहली प्रजाति जो पुरोगामी समुदाय है जैसे लाइकेन, इनको स्थापित होने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जो पुरोगामी समुदाय है उनको स्थापित होने में यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। समय की बात करें तो इसमें एक स्थिर जंगल बनने में सैकड़ों से हजारों वर्षों का समय लग जाता है। क्या हमारे एक स्थिर जंगल बनने में कितना समय लगता है? सैकड़ों से हजारों वर्षों का समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसे हमारे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो हमारे ये शुरू में क्या था? रॉक, बेयर रॉक होती है, फिर लाइकेन्स आते हैं, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स आते हैं, फिर हमारे ग्रासलैंड्स आते हैं, फिर हमारे धीरे धीरे प्लांट्स आते हैं, फिर हमारे क्या? शेड टॉलरेंट्स आते हैं। तो ये तो हमारे क्या पाइनरी स्पीसीज है यहाँ तक की। तो फिर आते हैं हमारे इंटरमीडिएट स्पीसीज, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो हमने पहले देखे थे हमारे तीन स्तर थे, कौन कौन से? हमारे प्राइमरी पाइनियर स्पीसीज, फिर आता है इंटरमीडिएट स्पीसीज, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो तीन स्टेजेस में इसको बांट रखा है। अब हम देखेंगे हमारे सेकेंडरी सक्सेशन मतलब द्वितीय अनुक्रमण की बात करें।
तो ये कहाँ होता है? तो ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले से जीव मौजूद थे, जहाँ पे पहले से जीव मौजूद थे, लेकिन किसी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम आपदा की वजह से, क्या किसी प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा, जैसे हमारे जंगल में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, या खेती के लिए काटा हुआ जंगल हो, इसकी वजह से वो क्षेत्र नष्ट हो जाए या फिर खाली हो गया हो, तो ये कहाँ होगा? ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले से जीवन मौजूद था, लेकिन किसी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम आपदा के कारण वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है, खाली हो जाता है। बात करें इसकी विशेषता की, चूंकि यहाँ मिट्टी और कुछ बीज और जड़ें पहले से मौजूद थी, क्या यहाँ पे मिट्टी भी मौजूद थी और कुछ बीज या जड़ें पहले से मौजूद थी, इसलिए पूर्वगामी समुदाय अपनी आसानी से स्थापित हो जाता है। जो हमारा पाइनियर पहला था ना, हमारा पाइनियर स्पीसीज, क्या पाइनियर स्पीसीज, ये आसानी से स्थापित हो जाता है। इसमें हमारे चरम समुदाय जंगल है, इसका विकास बहुत ही तेजी से होता है, मतलब प्राथमिक जो अनुक्रमण है उसकी तुलना में बहुत तेजी से होता है। बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, तो इसमें हमारे जो पाइनियर स्पीसीज है इनका तेजी से विकास होता है, सारे क्रम तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे अंतरजातीय संबंधों की। किसके? हमारे इंटर स्पीसीज इंटरेक्शंस की बात करें, अंतरजातीय संबंधों की बात करें, तो ये क्या होता है? तो एक ही समुदाय में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां अपनी जरूरतों, जैसे हमारे भोजन और आवास, इसके लिए क्या करती है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो एक समुदाय में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां क्या करती है? अपनी जरूरतों, जैसे भोजन और आवास, इनके लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, और इन संबंधों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। और संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो हमारे धनात्मक या फिर सकारात्मक संबंध हो सकते हैं, दूसरे हमारे नकारात्मक संबंध हो सकते हैं, या फिर ऋणात्मक संबंध भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम धनात्मक संबंधों की बात करें, तो धनात्मक संबंध क्या होंगे? जिन्हें पॉजिटिव रिलेशंस कहते हैं। तो इसमें कम से कम एक प्रजाति को लाभ होना जरूरी है। दो प्रजाति के संबंधों की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ स्थापित होती है। तो बात करें इनमें से किसी एक प्रजाति को, तो इसमें लाभ होना ही होना चाहिए, लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती। क्या इसमें कम से कम एक प्रजाति को लाभ होता है, लेकिन हानि किसी को नहीं होती है। इसके प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है सहोपकारिता, जिसे सहजीवन या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसे प्लस प्लस दिखाते हैं, मतलब दोनों प्रजातियों को इससे लाभ हुआ है। तो दोनों प्रजातियों को इससे लाभ होता है, और ये क्या, एक अविकल्पी संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे हमारे लाइकेन होता है, लाइकेन में हमारे शैवाल और कवक दोनों इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे राइजोबियम जीवाणु और दलहनी जो पौधे हैं उनकी जड़ें, माइक्रोजा, तो ये सब हमारे क्या सहोपकारिता के उदाहरण है, जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है, और दोनों क्या ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति अविकल्पी होते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बिना नहीं रह सकते। दूसरा प्रकार आता है हमारा कौन सा? प्राक सहयोगिता। क्या? प्राक सहयोगिता, जिसे प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन मतलब इसमें भी हमारे दोनों जीवों को फायदा होता है। बात करें इसकी, तो इसमें दोनों को लाभ होता है, लेकिन यह विकल्पी होता है, मतलब एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, और ये अलग अलग भी जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारे हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन, चित्र में आप हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन देख सकते हैं। ये तो हमारे हर्मिट क्रेब है, और ये हमारे क्या पूरा पूरा सी एनीमोन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जैसे मगरमच्छ और उसके दांत साफ करने के लिए जो पक्षी आते हैं, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। इसे प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है। तीसरा आता है हमारा कौन सा? सहभोजिता। तीसरा कौन सा आता है? सहभोजिता, मतलब कम्युनिज्म। क्या? कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म की बात करें, सहभोजिता, तो ये एक प्रजाति को इसमें फायदा होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, मतलब एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को न तो फायदा होता है, नहीं हानि होती है, न तो लाभ होता है, नहीं हानि होती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला कोई अधिपादप है, जैसे ऑर्किड है, तो हमारे ऑर्किड को तो फायदा होता है, लेकिन आम के पेड़ को न तो फायदा होता है, ना ही नुकसान होता है। जैसे कोई चढ़ती हुई गाय है, इनके पैरों से उड़ने वाले कीटों को खाने वाली चिड़िया होती है, तो गायों को कोई फायदा भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, लेकिन चिड़ियों को फायदा होता है। इसे हम कहते हैं सहभोजिता। तो हमने धनात्मक वाला संबंध तो देख लिया, अब देखेंगे हम ऋणात्मक या फिर नकारात्मक संबंध की बात करें। इसमें कम से कम एक प्रजाति को हानि होनी आवश्यक है, दो प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति को इसमें हानि होती ही है। बात करें इसमें, पहला आता है शोषण, जिसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को हानि होती है। तो एक प्रजाति इसमें लाभ में रहती है, दूसरी प्रजाति हानि में, और ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा पैरासिटिज्म, मतलब परजीविता। इसमें क्या होता है? एक जीव जो हमारा परजीवी या पैरासाइट होता है, दूसरे जीव जो मतलब होस्ट या पोषक होता है, उनके शरीर पर या फिर अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर या फिर अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है।
परजीवी तो छोटा होता है और लाभ में रहता है, और पोषक क्या होता है, बड़ा होता है और नुकसान उठाता है। पोषक क्या होता है, बड़ा होता है और नुकसान उठाता है, जबकि हमारा परजीवी क्या होता है, छोटा होता है और लाभ में रहता है। परजीवी की बात करें तो परजीवी कई प्रकार के होते हैं। जैसे होते हैं, एक होता है हमारा बाह्य परजीवी। एक तो क्या होता है बाह्य परजीवी, जैसे हमारे जू होती हैं, जो शरीर में होती है, किलनी, अमरबेल, जो क्या होते हैं पूर्ण परजीवी होते हैं, ये क्या हमारे क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। फिर होता है हमारा अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी की बात करें तो मनुष्य के आंत में जो टैपवर्म होता है, फीताकृमि, एस्केरिस्क होते हैं, ये हमारे अंतःपरजीवी होते हैं, शरीर के अंदर रह के कार्य करते हैं। फिर अंडपरजीविता की बात करें, ब्रूड पैरासिटिज्म बात करें, कोयल अपना अंडा कोए के घोंसले में देती है। कोयल क्या करती है, अपना अंडा कहाँ बनाती है, कोए के घोंसले में बनाती है, इसे हम कहते हैं अंडपरजीविता। फिर आता है हमारा परभक्षिता। क्या परभक्षिता की बात करें तो एक मजबूत जीव, जैसे हमारा शिकारी प्रेडेटर होता है, दूसरे जीव जिसे शिकारी प्रे कहते हैं, उसको पकड़ के मार के खा जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान। जैसे हमारे शेर के द्वारा लोमड़ी या हिरण का शिकार करना, शेर के द्वारा लोमड़ी या हिरण का शिकार करना। परभक्षी कीट जैसे हमारा घटपर्णी, ड्रोसेरा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीड़ों का भक्षण करते हैं। कीड़ों का तो नुकसान हो जाता है, लेकिन हमारे जो घटपर्णी ड्रोसेरा होते हैं, हमारे कीटहारी पादप होते हैं, उनको तो फायदा ही होता है, इसे हम कहते हैं प्रिडेशन या परभक्षिता। दूसरा आता हमारा कौन सा, असहभोजिता। ये हमारा क्या होता है, पहला था शोषण और दूसरा हमारा कौन सा, असहभोजिता, इसे प्रतिजीविता भी कहते हैं, अमेंसलिज्म। बात करें असहभोजिता या प्रतिजीविता की बात करें, जिसे अमेंसलिज्म कहते हैं, इसमें एक को फायदा होता है, नहीं एक को फायदा क्या, किसी को भी फायदा नहीं होता, एक को तो नुकसान होता है, दूसरा अप्रभावित होता है। बात करें इसकी तो एक प्रजाति के द्वारा ऐसे रसायन छोड़े जाते हैं, मतलब ऐसे केमिकल छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं, दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक या जानलेवा होते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रजाति के द्वारा ऐसे रसायन मतलब केमिकल छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं, दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक या जानलेवा होते हैं। रसायन छोड़ने वाली प्रजाति तो इससे अप्रभावित रहती है, उससे तो कोई नुकसान नहीं होता, जबकि दूसरी प्रजाति से नष्ट हो जाती है, मतलब उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जैसे हमारे आता है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस की बात करें, सूक्ष्म जीवों के बीच में होता है एंटीबायोसिस। जैसे हमारा पेनिसिलियम कवक, पेनिसिलिन स्रावित करता है। क्या पेनिसिलियम कवक क्या करता है, पेनिसिलिन स्रावित करता है, जो क्या करता है, अन्य बैक्टीरिया को मार देता है। पेनिसिलिन को इससे कोई नुकसान नहीं होता, पेनिसिलिन कवक है, इसको हमारे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया तो मारा जाता है। फिर एलिलोपैथी की बात करें तो पौधों के बीच में, जैसे हमारे काले अखरोट के पेड़ की जड़ें, क्या काले अखरोट के पेड़ की जड़ें क्या करती है, जुगलोन नामक एक रसायन छोड़ती है। कौन सा रसायन, जुगलोन नामक एक रसायन छोड़ती है, जो आसपास के पौधे हैं उनको उगने ही नहीं देती, किसकी, काले अखरोट के पेड़ की जड़ें। तीसरा आता है हमारा प्रतिस्पर्धा, जिसे कंपटीशन कहते हैं। इसमें हमारे दोनों को ही नुकसान होता है। कंपटीशन क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। तो एक ही सीमित संसाधन, क्या, एक ही सीमित संसाधन जैसे भोजन, पानी, आवास, प्रकाश, इनके लिए दो प्रजातियों या एक ही प्रजाति के बीच जो हमारे जीव है उनके बीच संघर्ष होता है। तो एक ही सीमित संसाधन जैसे भोजन, पानी, आवास, प्रकाश, इसके लिए दो प्रजातियों या एक ही प्रजाति के बीच जो जीव होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए अंततः दोनों ही प्रजातियों को इससे नुकसान या हानि उठानी पड़ती है। तो इस तरह से आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।